अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डार्विनिज़्म के बारे में, डार्विन्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। इस टॉपिक का वास्ता हमारा एक दफ़ा पहले भी हो चुका है और वो कहाँ हुआ है, वर्ल्ड लाइफ में। ठीक है, आज यहाँ हम एवोल्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिक्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डार्विन की इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूँ। ठीक है, एक्चुअली डार्विन जो है ना 1809 को जो है ना पैदा हुआ था और ये श्रेव्सबर्ग में इंग्लैंड, वेस्टर्न इंग्लैंड में पैदा हुए थे, श्रेव्सबर्ग में। और ये एक पैदाइशी नेचुरलिस्ट था, मतलब ये कि बचपन से ही, ठीक है, इसको जो है ना नेचर की किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन था, फिशिंग, हंटिंग और ये इंसेक्ट्स को जो है ना उनको भी कलेक्टिंग इनकी यानी हॉबीज़ थी इसकी। तो इनके फादर ये चाहते थे कि जो है ना शायद ये फिजिशियन बन जाएं, इनकी यानी वो इनको मेडिसिन के हवाले से जो है ना वो इनको पढ़ाना चाहते थे कि वो मेडिसिन स्टडी करें। तो बट डार्विन को इस तरह से जो है ना कोई उनको जो है ना इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और वो एक पादरी बन गए थे। ठीक है, और उसके बाद जो है ना इनको जो है ना एक बॉटनी के प्रोफेसर, ठीक है, जॉन हेंसलो उनके यानी फेवरेट बन गए थे, और जिन्होंने जो है ना HMS बीगल पे भी सफ़र पहले किया था एज अ नेचुरलिस्ट के तौर पर। तो उसके बाद जो डार्विन का कंसेप्ट है, डार्विनिज्म, वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि यहाँ शो भी हो रहा है। ठीक है, डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, मैं पेंसिल यूज़ कर लूँ, डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन एक यानी ये डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन के जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, उनमें बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं। और दूसरी बात ये, दूसरा जो उसका मेन पॉइंट था वो था नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, The Darwin's concept of descendant with modification and the natural selection was outcome of information gathered from the following resources। मतलब ये कि descendant with modification और natural selection का जितना भी आउटपुट था, आउटकम जो रिज़ल्ट था, जो इन्फॉर्मेशन था, वो किन चीज़ों से आया। वॉयेज ऑन द बीगल, ठीक है, बीगल पर उन्होंने सफ़र किया था, डिफरेंट आइलैंड्स की उन्होंने विज़िट किया था इसने। और उसके बाद जो है ना उसने ऑब्जर्वेशंस अपनी निकाली थी। और तीसरा क्या है, परसीविंग ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को समझा था अच्छी तरह से कि नेचुरल सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उन्होंने इस सारी चीज़ों को जो ना उसने यानी अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा। उसके बाद फर्स्ट है द वॉयेज ऑन द बीगल। ठीक है, इन 1831 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1831 में डार्विन्स को HMS बीगल पर जो ना सफ़र करने का, ठीक है, मौका मिला। और एक्चुअली ये जो वॉयेज का मकसद था, ठीक है, ये ब्रिटिश एडमिरल्टी यानी ब्रिटिश अदालती सिस्टम से जो है ना ये मनसूख किया गया था, यानी उन्होंने प्लान किया हुआ था। और ये इसका मकसद क्या था, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन जो है ना इनका मकसद था। तो डार्विन ने, ठीक है, या जो उस वॉयेज की बात करो वो 5 ईयर तक जो है ना वो यानी वो सफ़र रहा। और उसके बाद जो है ना फिर क्या हुआ, जो है ना ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी 1831 टू 1836 उस शिप ने मुख्तलिफ़ किस्म के आइलैंड्स, एटलांटिक ओशियन हो गया, इसी तरह से कोस्टल ऑफ साउथ अमेरिका, साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और चंद दूसरे जो आइलैंड्स हो गए साउथ पैसिफिक। तो इन जो लैंड्स थे, आइलैंड्स, इन पर जो ना उन्होंने विज़िट किया और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ना यहाँ से बहुत सारा डाटा उन्होंने इकट्ठा किया था। डार्विन केयरफुली नोटेड द फ्लोरा, फाना एंड जियोलॉजी ऑफ दीज आइलैंड्स। ठीक है, और यहाँ के जो यानी जोग्राफिया था, यहाँ के जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, ठीक है, और जितने भी लिविंग थिंग्स थी, स्पेसमेंस थी, फॉसल्स, उन सारों को उसने क्लियरफुली नोटेड किया। He described his observation in his book Naturalist Voyage Around the World। Naturalist Voyage Around the World में उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी ऑब्जर्वेशन उन्होंने अपनी इस बुक में लिखी थी। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल वेरिएशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। Different islands which are widely separated having similar climate and topography have different flora and fauna। देखो कोई भी क्लाइमेट है, ठीक है, कोई भी यानी आइलैंड है, ठीक है, बेशक उसके क्लाइमेट सेम हो लेकिन उसमें जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ उन्होंने नीचे एग्जांपल दी हुई है, अच्छी सी एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव लिविंग इन द टेम्परेट रीजन ऑफ साउथ अमेरिका
are much different from the plants and animals which plants and animals from temperate regions of Europe. उन्होंने कहा था कि साउथ अमेरिका के जो टेम्परेट रीजन यानी टेम्परेट रीजन ऑफ साउथ अमेरिका के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो टेम्परेट रीजन ऑफ यूरोप की जितनी यानी प्लांट्स और एनिमल हैं उनसे डिफरेंट हैं। मैं यहाँ इमेज से एक्सप्लेन करूँगा इसको। ये देखें, ये जो ना ये जो मेजर क्लाइमेट है ये यूरोप का है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये साउथ अमेरिका का है। उन्होंने कहा था कि ये जो ये टेम्परेट रीजन है, इधर से ये टेम्परेट रीजन है और ये सारा मोस्टली जो ना ये ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ये टेम्परेट रीजन है। उन्होंने कहा था कि इस टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इस टेम्परेट रीजन के यानी टेम्परेट रीजन से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि दो डिफरेंट प्लेसेस हैं और उनके क्लाइमेट भी सेम है, ये भी टेम्परेट है वो भी टेम्परेट है। मतलब ये कि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है लेकिन वहाँ के जो प्लांट्स हैं क्लाइमेट सेम है, ठीक है, लेकिन उनके प्लांट्स की जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से दे क्लोजली रिजेंबल टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील एंड द ग्रासलैंड्स ऑफ अर्जेंटीना। तो उन्होंने ये देखो, ये आपको जो ब्राज़ील का फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वो शो हो रहा है और ये दूसरी तरफ से ये जो ना ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना ये आपको शो हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि वो एनिमल्स इनसे रिलेटेड होती हैं लेकिन उससे यूरोप से डिफरेंट है। यूरोप के डिफरेंट रीजन्स यानी टेम्परेट रीजन से वो डिफरेंट है लेकिन वो ब्राज़ील और ये अर्जेंटीना, ठीक है, इनसे जो ना मिलते जुलते हैं। और ये इस चीज़ को आपको पता होगा कि ये चीज़ क्या है, ये जो इमेज आपको नज़र आ रही होगी, तो ये उम्मीद करता हूँ अगर आपको पता है तो आप जो ना इसका कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें। अगर नहीं है तो ब्राज़ील के इस फॉरेस्ट को नेट पे सर्च करके इसका जवाब कमेंट में लिखना है। तो नेक्स्ट, plants and animals living on nearby islands are related but different among themselves। देखो, अब जो नियर बाई प्लांट्स यानी एक रीजन में रह रहे हैं दो साथ साथ वाले इलाकों में, तो उनके प्लांट्स और एनिमल रिलेटेड है लेकिन वो एनिमल आपस में डिफरेंट है, ठीक है। मतलब ये कि उनकी करेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती हैं लेकिन टोटली डिफरेंट है, यानी उनके थोड़े थोड़े यानी मिलते जुलते हैं, अक्सर वो डिफरेंट है, ठीक है। एंड फ्राम दोज फाउंड ऑन द मेन लैंड, और जो इसका मेन लैंड था जहाँ से इसने सफ़र शुरू किया था वहाँ से भी ये जो ये प्लांट्स थे वो डिफरेंट थे। when Beagle sailed to Galapagos Islands about 600 miles in 900 kilometer away from the west coast of South America, ठीक है। जब उन्होंने यानी गालापागोस जो आइलैंड थी वहाँ उन्होंने सफ़र किया था, तो जो कि साउथ अमेरिका से तकरीबन 900 किलोमीटर जो ना ये दूर वाक़ है। तो जब वहाँ यानी गालापागोस आइलैंड्स पे गया तो उन्होंने वहाँ लेबॉर्ट्री ऑफ एवोल्यूशन यानी उनको मिला, ठीक है, लिविंग लेबॉर्ट्री ऑफ एवोल्यूशन। मतलब ये कि वहाँ इतने स्पीशीज़ थी, बर्ड्स थी या जो कुछ भी थी वो डिफरेंट थे, ठीक है। बहुत सारे सेम स्पीशीज़ के डिफरेंट किस्म के जानवर मौजूद थे, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि जो ना वहाँ लिविंग लेबॉर्ट्री ऑफ एवोल्यूशन इस चीज़ को उसने नाम दिए कि वहाँ बहुत सारे स्पीशीज़ थी लेकिन उनमें क्या थी, बहुत सारी चेंजेस थी, ठीक है। He came across the giant turtles recognizably different on each island. He saw strange iguanas, mockingbirds and penguins। देखो, अब उन्होंने डिफरेंट किस्म की जो ना बर्ड्स और एनिमल्स को उन्होंने देखा था, टर्टल्स यानी एम्फीबियंस को भी उसने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने कहा था कि हर आइलैंड पे जब उसने सफ़र किया तो उसने देखा कि ये चीज़ उनसे डिफरेंट है, यानी उनके बिल्कुल है वही स्पीशीज़ भी वही है लेकिन उनमें थोड़ी सी चेंजेस पाई जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें उसने सर्च की थी और यही चीज़ें वो कह रहा है कि एवोल्यूशन की बुनियाद बनी थी। उसके बाद उसने गालापागोस पे जो ना फिंचेस को उन्होंने स्टडी किया था, 13 टाइप्स ऑफ फिंचेस, ठीक है। और उन्होंने एक्चुअली डिफरेंट आइलैंड्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट यानी ऑब्जर्व किया था और मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने फिंचेस देखे थे और उसने ऑब्जर्व किया कि फिंचेस 13 किस्म की यानी 13 टाइप की होती हैं और ये एक्चुअली किस पे बेस करती हैं, वो अपनी चोंच यानी बीक पे डिपेंड करती हैं। किसी का बीक किस तरह का है, किसी का बीक किस तरह है, ठीक है। तो और उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें हैं ना, ये फिंचेस हैं, ये उस साउथ अमेरिका का जो हमारा यानी उनका जो मेन लैंड था वहाँ से भी ये डिफरेंट थे। मतलब ये कि डिफरेंट आइलैंड्स पे डिफरेंट किस्म की फिंचेस थी और
वो सारे एक दूसरे से क्या थे, डिफरेंट थे। और इन फिंचेस को, इन बर्ड्स को जो है ना डार्विन का फिंचेस यानी डार्विन्स फिंचेस कहा जाता है। उसके बाद मेल्थस ऐसे ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। एक्चुअली मेल्थस ने, थॉमस मेल्थस ने जो ना द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इंट्रोड्यूस करवाया इन 1838। और उन्होंने ये कहा था, एक्चुअली उन्होंने रिप्रोडक्शन इन बोथ एनिमल और प्लांट के बारे में जो ना उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन पेश की थी। और उन्होंने कहा था कि ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसके इन रिटर्न जो रिसोर्सेज हैं वो उतने तेज़ी से नहीं बढ़ रहे। मतलब पॉपुलेशन दुगनी बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज इतने बढ़ नहीं रहे। तो ये आपको इस इमेज में, यहाँ एक इमेज भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसमें उन्होंने एक साइड पे किसको लिया हुआ है, पॉपुलेशन पे, और दूसरी साइड पे उन्होंने लिया हुआ है टाइम को। और उन्होंने ये कहा है कि जो रिसोर्सेज है, फूड सप्लाई, उसकी एक कांस्टेंट लाइनिंग जा रही है, ठीक है। उनकी एक कांस्टेंट लाइनिंग जा रही है, ठीक है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये कांस्टेंट लाइनिंग इसकी जा रही है। बाकी जो पॉपुलेशन है वो रफ्ता रफ्ता इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं रिसोर्सेज कांस्टेंट है लेकिन जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। तो उन्होंने मज़ीद ये कहा था कि जो फूड है वो अरिथमेटिक रेशो में इंक्रीज़ हो रही है। मतलब 1 2 3, ठीक है, अरिथमेटिक रेशो बोलते हैं 1 2 3 ऐसे। तो और जो दूसरी यानी पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिक रेशो में यानी इंक्रीज़ हो रही है बाय द वे ऑफ जियोमेट्रिक रेशो, ठीक है। तो मतलब ये है कि मैं ज़रा पेंसिल यूज़ कर लूँ यहाँ, पेन। तो यानी अरिथमेटिक रेशो क्या है, 1 2 3, ठीक है, ये अरिथमेटिक रेशो है। लेकिन दूसरी तरफ यानी 2 to 4 to 8 to 16, ठीक है, ये क्या है, जियोमेट्रिक रेशो है, ठीक है। तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो फूड सप्लाई है वो अरिथमेटिक रेशो के ज़रिए बढ़ रही है और जो पॉपुलेशन है वो किसके ज़रिए, जियोमेट्रिक रेशो के ज़रिए बढ़ रही है। अब देखो, फूड कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यही चीज़ किसकी वजह बन रही है, कंपटीशन की वजह बन रही है। और डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो भी इसी कंपटीशन पे बेस करता है, ठीक है। कंपटीशन आती है, जानदारों में वेरिएशंस आती हैं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट होता है, ठीक है। वही जाके ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ की बहस बनती हैं। इसको हम आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन बाय एनिमल एंड प्लांट ब्रीडर्स। देखो, डार्विन ने ये सोचा था कि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वो क्लोज पैरेललिज्म, ठीक है, वो शो करता है किसके साथ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के साथ। यानी नेचुरल सिलेक्शन आर्टिफिशियल सिलेक्शन के साथ यानी पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो स्टडी करते हैं। डार्विन वाज फैमिलियर विद द सिलेक्शन प्रैक्टिस कैरीड आउट बाय द प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडर्स for the certain desirable traits in domesticated plants and animal। तो एक्चुअली डार्विन इस सिलेक्शन के प्रैक्टिस से, यानी सिलेक्शन यानी सिलेक्टिव ब्रीडिंग के प्रोसेस से, वो पर्पस से वो पहले यानी इस चीज़ को जानता था। और उन्होंने ये भी देखा था कि जो डिज़ायरेबल यानी डोमेस्टिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके डिज़ायरेबल ट्रेट्स, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए उनकी ब्रीडिंग की जाती है, ठीक है। डार्विन ख़ुद भी एक पिजन ब्रीडर था और उन्होंने जो ना मुख्तलिफ़ किस्म की यानी डिवर्सिटी, उन्होंने यानी कलर, साइज़, फॉर्म और बिहेवियर, उन्होंने पिजन्स में उन्होंने जो ना वो इनकी बिहेवियर्स को भी जानता था, ठीक है। तो यही चीज़ें जो ना, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शंस की, यानी यही चीज़ें आर्टिफिशियल सिलेक्शन में भी होती हैं। आप डिज़ायरेबल ट्रेड हासिल करने के लिए, ठीक है, आप उसकी जेनेटिक मेकअप में तब्दीली करते हो, ठीक है। तो आपने ये आर्टिफिशियल जो ना, आपने टर्म मुझे भूल गया कि आर्टिफिशियल जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं वो ब्लू बेबीज़ हैं, आई डोंट नो, मुझे ये टर्म भूल गया। तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी क्लोनिंग के प्रोसेस से जो ना वो क्या करते हैं, बच्चे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इनका बेसिक मकसद ये होता है कि डिज़ायरेबल ट्रेड प्रोड्यूस करें जिसकी यानी जिसमें यानी सर्वाइविंग की क्वालिटी ज़्यादा हो। नेचुरल सिलेक्शन भी तो यही कहता है
कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करने के बाद वो क्या होता है, फिटेस्ट होता है, मोस्ट सूटेड होता है। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन से भी तो यही किया जा रहा है कि वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिज़ायरेबल है, ठीक है, उसकी लाइफ टाइमिंग इंक्रीज़ हो, ठीक है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो इनहेरिटेशन है उसको वो डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह से उसने कहा था कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। उसके बाद जो ना डार्विन वापस यानी अब ये है कि परसीविंग नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, अब नेचुरल सिलेक्शन को वो परसीव कर रहा है, ठीक है। उसने जो ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने अपटेन की थी, अब उनको क्या कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। तो हम कहाँ थे कि जो ना डार्विन ने जो यानी नेचुरल सिलेक्शन की यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उसने उसको ऑब्जर्व किया है, उसे समझा है, ठीक है, इंग्लैंड में यानी वापस आकर 1836 में, ठीक है, वापस इंग्लैंड आए थे और उन्होंने जो ना अपने जो नोट्स बनाए थे उनको एनालाइज करना शुरू कर दिए, ठीक है, और 1840 तक अपनी जो हाइपोथेसिस थी उस वो क्लियरली उन्होंने तैयार कर लिया था। वो उसको शाये करना चाहते थे, लेकिन ठीक है मज़ीद भी, ठीक है, उन्होंने कोशिश की है कि इसको मज़ीद इम्प्रूव बनाओ, मज़ीद जो ना अपने रिज़ल्ट्स को जो ना परफेक्ट बनाओ, ठीक है। 1844 में वो अपना ये जो डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन और अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो इस चीज़ को लिख चुके थे, ठीक है, वो तैयार कर चुके थे। इसी तरह से जो ना उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट हासिल किया किसे अल्फ्रेड रसल वेलेस से, ठीक है, फॉर एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन है, ठीक है, एवोल्यूशन के लिए उन्होंने जो ना वेलेस से भी उन्होंने क्या किया था, एक मैन्युस्क्रिप्ट लिया था जो कि मलाया आर्चीपेलागो, ठीक है, वहाँ जो ना ये उधर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, ठीक है, और ये भी नेचुरल सिलेक्शन पर ही स्टडी कर रहे थे। तो जब उसने वेलेस के यानी स्टडी किया था वेलेस पेपर्स को, तो वो बिल्कुल डार्विन की तरह के थे, बिल्कुल सेम थे, और उसने जो अपने पेपर का नाम दिया था, ये इमेज भी आपको वेलेस की नज़र आ रही है, तो उनका जो पेपर का नाम था टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन टू डिपोर्ट फ्रॉम ओरिजिनल टाइप, ठीक है, एंड कंटेन कम्प्लीटली डिटेल्स ऑफ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में, यानी उनका पेपर का नाम था, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन टू डिपोर्ट फ्रॉम ओरिजिनल टाइप, और ये ही एक्चुअली डार्विन की यानी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन, इस बारे में वो पूरा डिटेल रखता था, ठीक है। ये बिल्कुल यानी जो डार्विन ने रिसर्च किया था और इसका रिसर्च बिल्कुल आइडेंटिकल थे, मिलते जुलते थे। और ऑन जून 1859 को चार्ल्स डार्विन और वेलेस ने अपना जो पेपर था वो लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में उन्होंने अपना पेश किया, और उसके बाद उन्होंने इस क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो आने वाली जनरेशन्स हैं, ठीक है, उनमें जो तब्दीलियां हैं उनमें उन तब्दीलियों, ठीक है, उन तब्दीलियों को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने टर्म एवोल्यूशन यूज़ किया था। एवोल्यूशन का टर्म उन्होंने क्यों यूज़ किया था कि आने वाली ये जो सक्सेसिव जनरेशन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनमें तब्दीलियां जो आई हैं उन तब्दीलियों को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने टर्म क्या यूज़ किया था, एवोल्यूशन यूज़ किया था। उसके बाद अब देखो उन ऑर्गेनिज्म में उन्होंने दो चीज़ें मेन रखी थी। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हेल्प टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग टू थिंग्स, यानी दो चीज़ें जो दी हुई हैं वो इनको एक्सप्लेन करती थी। अब पहली बात तो ये है कि सिमिलरिटीज़ बिटवीन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू द डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, ठीक है, डिसेंडेंट जो यानी उनमें सिमिलरिटीज़ थे टू एनिमल्स में, ठीक है, द सिमिलरिटी रिलेटेड बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू देयर डिसेंट फ्रॉम आ कॉमन सिस्टर। अब देखो जो यानी ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी आई है, ठीक है, वो उसी इंसेस्टर की डिसेंट थे, लेकिन ठीक है रफ्ता वर्क की वजह से, ठीक है, वो बाद में तब्दील हुए थे, लेकिन सिमिलरिटी तो उनके आबा अजदाद से ही आई है ना, ठीक है। अब यानी उनमें तब्दीलियाँ तो उन्हें बाप दादा से आई हैं, ठीक है, थे तो वही बाप दादा में तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन उनके करेक्टरिस्टिक्स फिर भी मौजूद है उनके, ये उनकी सिमिलरिटीज़ यानी पहले से मौजूद है। और उसके बाद
जो उनमें तब्दीलियाँ आई हैं, पहली बात तो ये कि जो सिमिलरिटी आई हैं ठीक है वो उनके बाप दादा से हैं, और जो तब्दीलियाँ आई हैं वो एक्चुअली उस नेक्स्ट जनरेशन में जैसे पास हुए हैं तो बहुत सारी उनमें वेरिएशंस आई, उन वेरिएशंस के बदले उसमें क्या आई हैं, तब्दीलियाँ आई हैं। तो एक्चुअली ये पेपर तो वो शाये कर चुके थे और इस दुनिया को जो है ना एक नई कंसेप्ट मिल गई, ऐसे समझो कि ये साइंटिस्ट को जब कोई कुछ मिल जाता है ना पॉइंट, तो वो उस पर रिसर्च करने लग जाते हैं कि देखने लग जाते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है या गलत है, ठीक है, वो उस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। वो नाकाम बनाना चाहते हैं कि ये इसका थ्योरी जो है ना आगे ना जाए, रुक जाए, ठीक है। तो डार्वन्स पब्लिश्ड इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 1859 में डार्वन ने दोबारा जो है ना ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूशन अंडर द नेम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स दोबारा पेश की थी। तो एक्चुअली डार्वन का जो यही आइडिया था ये बहुत सारे लोगों के पास गया था, नेचुरलिस्ट, साइंटिस्ट और बहुत सारे लोगों के दुनिया के पास गया था। तो इवन इसमें बहुत सारे यानी डिबेट्स, खामियां और मज़ीद डिस्कशन की ज़रूरत थी, लेकिन डार्वन की सेहत की ख़राबी होने की वजह से वो उनमें हिस्सा ना ले सके। और इसके जो यानी इस थ्योरी को मज़ीद जो है ना जोसेफ हुकर और थॉम्पसन हैक्सले ने जो है ना इनकी थ्योरी को यानी सपोर्ट किया, ठीक है, इनकी डिफेंस करते रहे। बेसिक पास्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म, ठीक है, ये डार्विन्स नहीं है, डार्विनिज्म है, ठीक है, ये डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो वो 5 पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरिएशंस, ज्योमेट्रिक रेशियो ऑफ इंक्रीज, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो वेरिएशंस की हम बात करते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो स्पीशीज़ है या उसके इंडिविजुअल्स हैं जो इस नेचर में मौजूद हैं, उनमें वेरिएशंस पाई जाती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल among द एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, ठीक है, जो एनिमल्स सेक्शुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वो जो ना बहुत कम एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन केस किसका है, वो आइडेंटिकल ट्विन्स का, कि ट्विन्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिसमें जो एक ही फर्टिलाइज्ड एग होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम होता है, तो इस वजह से वो 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो अब ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इंडिविजुअल है, हर स्पीशीज़ का इंडिविजुअल, उसका साइज़ में तब्दीली आता है, कलरेशन में तब्दीली आता है, प्रोपोर्शन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं, फिजियोलॉजी है, हैबिट में, इन सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ नहीं आती। एक्चुअली डार्विन को ये नहीं पता था कि ये क्यों हैं और किस वजह से हैं, ठीक है, वो इनके दरमियान में, ठीक है, एंड वाज नॉट ऑलवेज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज दैट दे आर हेरिटेबल और नॉट। पहली बात तो ये कि वो इसका वजह नहीं जानता था कि ये क्यों है, और दूसरी बात ये कि वो इस चीज़ के दरमियान में भी फ़र्क नहीं कर पाया कि वो विरासती हैं या बाद में इराइज़ हुए, ठीक है, कि दोज आर हेरिटेबल और नॉट। और उसके बाद डार्विन ये चीज़ जानता था, ठीक है, कि एक इंसान ऐसे कर सकता है, मतलब ये कि ब्रीडिंग और सिलेक्टिंग के प्रोसेस से उन जानदारों में डिज़ायर्ड मॉडिफिकेशन ला सकता है, ठीक है, वो इस चीज़ यानी ये चीज़ उसको पता थी। नेक्स्ट है जियोमेट्रिक रेशियो ऑफ इंक्रीज। अब इसमें यही वही चीज़ जो हम एक दफ़ा पहले थॉमस मैल्थस के पेपर में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो चीज़ यहाँ दोबारा आ गई है। By the geometric ratio of increase, the number of every species tend to become enormously large, yet the population of each remains अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। अब यहाँ उन्होंने बात की हुई है कि इस रूल के मुताबिक हर स्पीशीज़ जो है ना बहुत बड़ी तादाद में इंक्रीज़ हो रहा है, बट ठीक है, लेकिन उनकी टोटल जो तादाद है वो कांस्टेंट है। अब इसकी वजह क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म के यानी एनिमल्स हैं वो डिजीज़ के शिकार होते हैं, एनिमीज़ होते हैं, कंपटीशन है या क्लाइमेट का असर होता है, इस वजह से जो है ना वो उनकी कंसंट्रेशन पूरी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब हर जनरेशन में बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और यानी जितने पेरेंट्स हैं पेरेंट्स से दुगने मज़ीद प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इन एवरेज जनरेशन द यंगर ऑफ स्प्रिंग आर फार मोर नैमरस दैन द पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के बनिस्बत वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ एलिफेंट की उन्होंने बात की हुई है कि ये स्लो ब्रीडर एनिमल है, ठीक है, अगर इसके ऑफ स्प्रिंग ज़िंदा रहते और वो भी बच्चे प्रोड्यूस करते तो चंद सालों में ज़मीन में इतनी जगह ना बचती कि वो मज़ीद एलिफेंट्स को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो
एज ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव द पोटेंशलिटी ऑफ इंक्रीज, मतलब ये कि जितनी भी लाइफ की इकाइयाँ वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो कंटिन्यूसली डिवाइड रीडिवाइड होके वो नए स्पीशीज़ यानी नए ऑर्गेनिज्म जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी हम इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ प्रोटोजोआ की बात की हुई है। ठीक है, अब प्रोटोजोआन पेरिमीशियम, ठीक है, तो 0.25 मिलीमीटर ये लॉन्ग है। ये फिशन प्रोसेस के ज़रिए डिवाइड होता है और 600 टिश्यूज़ पर ईयर होती हैं। अगर ये सारे ऑफस्प्रिंग ज़िंदा रहते और कंटिन्यू डिवाइड होते तो ये ज़मीन पर इनके अलावा और कुछ होता ही ना। इसी तरह से फ्रूट फ्लाई की बात करो, ठीक है, ड्रोसोफिला कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 10 to 14 days एंड ईच फीमेल लेज एग टू मोर देन 200 और मोर देन 200। ठीक है, अब देखो, अब ड्रोसोफिला है, उसका लाइफ साइकिल 14 से 15 दिन 10 से 15 दिन का 10 से 14 दिन का है। तो अगर ये इस दौरान ये 200 अंडे प्रोड्यूस करते हैं। अब उन अंडों से तकरीबन 40 से 50, ठीक है, एग यानी एग 200 या 200 से ज़्यादा एग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब वो सारे एग अगर यानी डेवलप हो जाते, ठीक है, 40 से 50 दिन वो ज़िंदा भी रह जाते, ठीक है, यानी 40 से 50 दिन में वो ज़िंदा रहते और ब्रीड भी करते, तो एक ही समर सीज़न में तकरीबन 200 मिलियन से ज़्यादा जो ना ड्रोसोफिला फ्लाई बन जाते। तो मतलब ये कि ये तो इतनी ज़्यादा तादाद हो गई है। ठीक है, सिंगल समर में। उसके बाद कॉड फिश है, अब वो ओवर मिलियंस ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है सिंगल एक साल में। अगर वो एक साल में इतने एग प्रोड्यूस करती है, उनके एग्स के भी तो बच्चे निकलते हैं फिर। तो अटलांटिक ओशियन उन्होंने कहा था कि ये तो 5 सालों में इन फिशेस से ही भर जाएगा। ठीक है, ऑयस्टर लेज अबाउट 1 बिलियन एंड 14 मिलियन एग्स इन अ सिंगल स्पर्म। अब सिंगल स्पर्म में इतने बच्चे एग्स प्रोड्यूस कर रही है, ज़रा खुद ही अब अंदाज़ा लगाओ इस बात का। तो इतने ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आफ्टर 5 जनरेशन की बात करें, ठीक है, तो फिर तो तकरीबन इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा ये ऑयस्टर्स की तादाद हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम रैबिट्स की बात करें, वो 6 यंग वंस इन अ लेटर प्रोड्यूस करती है वंस टाइम, मतलब ये कि 3 महीने के ड्यूरेशन में वो 6 बच्चे प्रोड्यूस करती है। तो अब 4 लीटर्स पर ईयर होते हैं, तो तकरीबन 12 बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सॉरी, जो ना, अगर 6 यंग वंस 1 लीटर में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो 4 लीटर्स पर ईयर यानी वो बच्चे यानी परफॉर्म कर सकती है। तो द यंग वन स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एट द एज ऑफ 6 मंथ। अब जो बच्चे होते हैं वो 6 मंथ में दोबारा रिप्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये कि उनकी पॉपुलेशन डबल बढ़ रही है, ज्योमेट्रिक रेशो के हिसाब से बढ़ रही है। लेकिन जो फूड्स के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहे हैं। तो इससे मतलब ये कि हमारे पास यानी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है बनिस्बत कि इसके पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है। तो इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं बनिस्बत इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन रेट। ठीक है, पॉपुलेशन रेट जितनी बढ़ रही है वो इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कि फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ ही ज़रूरी हैं पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। अब जितने ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के दरमियान में कंपटीशन भी तो स्टार्ट होगी। ठीक है, फूड की कंपटीशन होगी, डिफरेंट स्पीशीज़ इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है, अब फूड की कंपटीशन तो होगी। ठीक है, तो यही फूड की कंपटीशन ही एक्चुअली एक यानी नेचुरल सिलेक्शन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की आगे जाके बेस बनती है। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट स्पीशीज़ टेंड टू रिमेन रिलेटिवली स्टेबल बिकॉज ऑफ वेरियस ट्रिक्स। अब मुख्तलिफ़ किस्म के रुकावटों की वजह से पॉपुलेशन, जितनी भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है वो रिलेटिवली स्टेबल रहती है। वो एक्चुअली जो लिमिटेशंस होती हैं वो ये हो सकती है, फूड सप्लाई हो सकती है, शेल्टर, ब्रीडिंग प्लेसेस एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो जो है ना कांस्टेंट रहता है। ठीक है, स्टेबल रहता है। लेकिन अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी तो इंडिविजुअल्स की तादाद है वो ग्रेट होगी। जब इंडिविजुअल्स की तादाद ग्रेटर होगी तो जो फूड है, ठीक है, और जो अदर रिसोर्सेज हैं वो कांस्टेंट हैं, वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही। तो इससे ऐसे कंडीशंस में ही जो है ना एक
स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस से राइज होता है। ठीक है, मतलब ये कि फूड के लिए कंपटीशन यानी वो रिसोर्स यानी compete करेंगे। ठीक है, जैसे वो compete करेंगे तो जो है ना इससे क्या होगा, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस यानी रहने के लिए कोशिश या जदोजहद वो शुरू हो जाएगी। तो इसके मज़ीद जो है ना 3 टाइप्स हैं, उनको हम जो है ना डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। एक्चुअली ये सेम ही स्पीशीज़ के दरमियान में स्ट्रगल है। ठीक है, कोशिश है, कंपटीशन। इट इज़ द कंपटीशन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़ के दरमियान में वो क्या है, कंपटीशन है। और एक्चुअली इसमें जो ना जो नीड्स होती हैं, ठीक है, अप्रोचेस होती हैं, कंपीटिंग ऑर्गेनिज्म आर प्रिसाइजली सेम। मतलब ये कि जो चीज़ मैंने खानी है आपने भी वही खानी है, तो इस वजह से वो कंपटीशन शुरू हो जाती है। सेम स्पीशीज़ के दरमियान में कंपटीशन है। तो यहाँ उन्होंने एग्जांपल बात की हुई, अब फॉरेस्ट में बड़े ट्रीज़ होते हैं, छोटे ट्रीज़ होते हैं। छोटे ट्रीज़ ने भी वही चीज़ खानी होती है जो बड़े ट्रीज़ खाते हैं। तो बड़े ट्रीज़ और छोटे जो ट्रीज़ होते हैं उनके जितने भी यानी नाइट्रोजन या जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अपटेन कर लेते हैं। तो छोटे ट्री होते हैं उन्हें फूड की कमी हो जाती है, इन रिटर्न वो सफिशेंट मॉइस्चर, लाइट या फूड की वजह से वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में जो ना अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ हम फूड चेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हेयर ऑन स्पीशीज़ में बिकम फूड ऑफ द अदर स्पीशीज़। मतलब ये कि फूड चेन स्टार्ट हो रही है, एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ यानी एक स्पीशीज़ एक दूसरे स्पीशीज़ को खाता है, दूसरा जो ना फिर तीसरे स्पीशीज़ को खाता है। ऐसे ही जो ना एक फूड चेन बन जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ देखो, आ लेज़र्ड फीड्स ऑन द इंसेक्ट्स। ठीक है, अब लेज़र इंसेक्ट्स को हीट कर रहा है और फिर लेज़र को स्नेक खा रहा है। ठीक है, तो अब ये देखो, अब एक दूसरे की फूड का हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ना ये इंटर स्पेसिफिक यानी स्ट्रगल बन रही है, कंपटीशन हो रही है फूड के हवाले से ही। ये आपको इमेज नज़र आ रही है इसमें। ये देखो, ये मेज़ है, मेज़ को लोकस्ट्स खा रहे हैं यानी इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स को कौन खा रहा है, लेज़र्ड, और लेज़र को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है। तो इस तरह से जो ना अब उन्होंने ज़िंदा तो रहना है, ज़िंदा रहने के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो गया और वो एक दूसरे को वो खाना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन सम अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स ओन फूड। ठीक है, तो ये जो ना कोई जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो खुराक के लिए दूसरे जानदारों को खाते हैं। आप इंसानों की बात करो, आप प्लांट्स पे डिपेंड करते हो, तो प्लांट्स को ईट करते हो। ठीक है, दूसरे जानदार, ठीक है, जैसे कि आप चिकन्स की बात कर लो, चिकन तो ये भी जानवरों से बनती है, मुर्गियों से, तो आप उन्हें खाते हो अपने फूड के लिए। तो जितने भी चीज़ें हैं उस सारे में जो है ना ये कंपटीशन होती है, एक स्ट्रगल होती है, ताकि वो जो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो, अपनी जो सलीहत है उसको क्या करें, इम्प्रूव करें। ठीक है, यानी उनकी जो रिप्रोडक्टिव सलीहत है, उनकी जो जीने की स्ट्रगल है, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस है, उसको वो इम्प्रूव करते हैं। तीसरा होता है एनवायरमेंटल। इफ़ इट इज़ द स्ट्रगल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द एक्सेसिव ऑफ मॉइस्चर, ड्राफ्ट, एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, against the lightning storms and earthquakes and volcanoes eruptions। ठीक है, देखो, अब बहुत सारे आफत मुसीबतें आती हैं। ठीक है, खुश्क साली आती है, कहत वगैरह, ये गर्मी सर्दी, इन वजह से बहुत सारे जानदार मर जाते हैं। ठीक है, अब इसमें नेचर ऐसा समझो कि कुदरत है वो चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा है, जो इन मुश्किलात में, ठीक है, वो बच जाते हैं तो वही आके जाके सरवाइव करेंगे। ऐसा समझो ये टेस्ट हो रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, जिनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा वो जो ना आगे जाएंगे, बाकी फ़ेल हो जाएंगे। तो ये नेचर है, वो भी जानदारों को पूरी तरीके से हम आजमा रहा है। ठीक है, जो इस नेचर में पास हो गया वही जो ना नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे। अब यहीं से स्टार्ट होता है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। ठीक है, अब एक्चुअली डार्विन सजेस्टेड दैट इन द स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस ओनली दोज इंडिविजुअल्स सर्वाइव एंड प्रोपेगेट्स विच हैव सम फेवरेबल एंड एडवांटेजियस हेरिटेबल वेरिएशंस एंड आर अडॉप्टेड टू विदस्टैंड विद अनफेवरेबल कंडीशंस। अब उन्होंने कहा है कि जिनके पास फेवरेबल और एडवांटेजियस हेरिटेबल करैक्टरिस्टिक्स या वेरिएशंस होती हैं और जो अनफेवरेबल कंडीशंस में सूटेड होते हैं, वही जो ना एग्जिस्ट करते हैं,
वही जो है ना ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में वो यानी ट्रांसफ़र होते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो इन वेरिएशंस में, इन तब्दीलियों में ख़ुद को यानी तब्दीलियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती, ठीक है, या अनफेवरेबल कंडीशन में वो रिप्रोड्यूस नहीं होते, तो वो मर जाते हैं। तो उन्होंने इस फेनोमेना को एक्चुअली सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट उन्होंने एग्जांपल इसकी दी थी। अब उन्होंने कहा था कि फॉर एग्जांपल के तौर पर उन्होंने इंसेस्टर ऑफ गिराफा शोड द ग्रेट वेरिएशन इन द लेंथनिंग ऑफ नेक एंड लेग्स, दोज हैविंग लॉन्ग नेक एंड लेग्स हैड ग्रेट एडवांटेज ओवर दोज having short neck and legs, as the characteristics help them to feed and on tender leaves of trees due to the scarcity of फूड इन दी चेंज्ड कंडीशंस। अब देखो उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो ग्राफा है जिनकी लंबी निक होती है, ठीक है, जिनकी लंबी टांगें होती हैं, तो वो फूड्स को आसानी से कैप्चर कर लेंगे ड्यूरिंग यानी अनफेवरेबल कंडीशन में खुराक की कमी हो जाए, तो वो दरख्त के पत्ते खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी गर्दन ऊँची बड़ी है और टांगें लंबी हैं, तो उस वजह से वो खाना शुरू कर देंगे, उनको बेनिफिट है। और उनके बदले जिनके पास नहीं है वो फिर जो है ना उनको फूड की कमी का सामना होता है, वो मर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली ये एक छोटा सा यानी टर्म है, इधर लेमार्किज्म है और इधर डार्विन्स का जो थ्योरी है। एक्चुअली लेमार्किज्म ने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अपनी गर्दन को यानी लंबी कर लेता है ज़रूरियात के मुताबिक, बट डार्विन ने कहा कि जो आप फूड सोर्सेज तक पहुंच सकते हैं वो पहुंच जाएंगे, ठीक है, वो सर्वाइव करेंगे, जो नहीं पहुंच सकते वो मर जाएंगे। अब देखो 4 में से जो ना 2 सर्वाइव कर गए, बाकी मर गए। तो उसके बाद जो जानदार, ठीक है, फूड इजीली हासिल कर सकते हैं, ठीक है, या फूड इजीली हासिल कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। और जो नहीं यानी रिसोर्सेज पे यानी अडाप्ट नहीं कर सकते, रिसोर्सेज नहीं ले सकते, वो उनमें कहत आ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएंगे। Thus, yani fittest are those individuals which possess useful heritable characteristics, giving them an advantages in the struggle for the existence and in producing the next generation. Hence, favorable characteristics are those which do not only help in survive but also in high fertility. अब देखो फिटेस्ट वो हैं जिनके यानी जो हेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स उनमें मौजूद होती हैं, ठीक है, जो उनके स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस के लिए एक फ़ायदेमंद साबित होती हैं और जो ना वो नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस हो सकती हैं। और इसके बदले, ठीक है, जो फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ना तो वो उन्हें उसमें रहने के यानी उसमें रहने के यानी ना सिर्फ उसमें वो जीने के काबिल होते हैं, बल्कि उनकी रिप्रोडक्शन की सलीहत को भी यानी वो इम्प्रूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लर्नर, ठीक है, इंडिविजुअल्स हैविंग मोस्ट ऑफ स्प्रिंग आर द फिटेस्ट, यानी जिस इंडिविजुअल्स के ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा होगी वो मोस्ट फिटेड होगा। तो देखो स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस के रिज़ल्ट के तौर पर और मुख्तलिफ़ किस्म की जो यूज़फुल और एडवांटेजियस वेरिएशन जो कि किसी ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं, वही वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यही उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उनमें मौजूद होती हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन में यही वेरिएशंस पास होती हैं, तो वो इंडिविजुअल जो ना उस इन्वायरमेंट में बेटर सूटेड होते हैं, ठीक है, जिनमें एडाप्टिव यानी यूज़फुल वेरिएशंस मौजूद होती हैं। एडवांटेजियस एंड यूज़फुल वेरिएशन जो मौजूद होती हैं, जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो जो जानदार होते हैं वो उस इन्वायरमेंट में बेटर सूटेड होते हैं, अच्छी तरह से यानी वो वहाँ रह सकते हैं। और उसके बाद जिन इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो नेचर इन्हीं जानदारों को सिलेक्ट करता है जिनके पास यूज़फुल वेरिएशंस होती हैं, और जिनके पास यूज़फुल वेरिएशन नहीं होती वो फर्दर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। और फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स ही जो है ना नेक्स्ट जो है ना ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, और मज़ीद उनमें मॉडिफिकेशंस और एडाप्टेशंस आती हैं।
और उसके बाद जो एज द नेचुरल सिलेक्शन कंटिन्यूज द लेटर डिसेंडेंट्स आफ्टर मैनी जनरेशन बिकम मार्कली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एंसेस्टर्स दस गिविंग राइज टू द न्यू स्पीशीज। अब देखो वही जो स्पीशीज़ होती हैं, जो बच्चे होते हैं, वो दोबारा नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो चेंज होते जाते हैं, तो इंसेस्टर से वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज जो हो जाते हैं, ठीक है, अपने इंसेस्टर से बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से एक न्यू स्पीशीज़ की क्या होती है, एराइज, यानी न्यू स्पीशीज़ क्या होता है, एराइज होता है। अब देखो चंद ऐसे पॉपुलेशन के चंद मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें वन वे यानी वन वेरिएशन होती है, तो वो अपने उस एनवायरनमेंट में, ठीक है, वन यानी हवाले से, वन करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से एक ही वन वे से जो ना वो इस एनवायरमेंटल की चेंजेस में अडाप्ट करते हैं, और जिनके पास डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं वो डिफरेंट तरीके से उस एनवायरमेंटल में वो क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ यानी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका इंसेस्टर सेम होता है। मिसाल के तौर पर अब एक ही यानी हम बर्ड्स की बात करें, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो यानी जिनके बीक स्ट्रांग होते हैं। अब जिनके बीक स्ट्रांग होते हैं वो जो ना सख्त चीज़ें खाते हैं, जिनके बीक वीक होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो नरम चीज़ें खाते हैं। इसी तरह से किसी के पर बड़े होते हैं, ठीक है, पर बड़े होते हैं तो मतलब ये कि वो उड़ने में हेल्पफुल होते हैं। किसी के पर छोटे होते हैं तो वो उड़ नहीं सकते। मतलब ये कि डिफरेंट उनमें वेरिएशंस हैं, उनके डिफरेंट यानी वो उनको इस इन्वायरमेंट में डिफरेंट यानी शो करवाते हैं, और वो उस इन्वायरमेंट में क्या होता है, अडाप्टेड होता है। तो इन सारे रिज़ल्ट्स की वजह से डार्विन ने ये कहा था अपने यानी उसमें अपनी पोजीशन पे, ये यानी कंक्लूजन में ये आया था कि ये जो छोटे छोटे स्मॉल इफ़ेक्ट्स होते हैं ये यूज़फुल होती हैं, और हेरिटेबल्स वेरिएशंस होती हैं, ये इनमें ही एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन का बड़ा रोल होता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है, नेचुरल सिलेक्शन प्लेस करता है, ठीक है, इन्हीं वेरिएशंस में, इन्हीं स्मॉल इफ़ेक्ट्स में और हेरिटेबल्स में। तो यही एक्चुअली द न्यू स्पीशीज़ विल ऑलवेज बी बेटर अडाप्टेड टू एनवायरनमेंट इन विच द एनिमल आर लिविंग। तो उन्होंने कहा था कि जो न्यू स्पीशीज़ उस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक्चुअली वो बेटर अडाप्टेड होते हैं, ठीक है। ये जिस एनवायरनमेंट में स्पीशीज़ जानवर रह रहे हैं वो उसमें क्या होते हैं, बेटर सूटेड होते हैं। तो ये वो जो ना 5 यानी बेसिक पोस्टुलेट्स थे डार्विन के। तो इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी मज़ीद वीडियोस भी आने वाली हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।